हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? हमें कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है। जैसे हमने जब ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे तो हम क्या करते थे, एक एक वैल्यू डालते रहते थे x की, तो y की वैल्यू निकलती रहती थी, या हम y की वैल्यू डालते थे तो x की वैल्यू निकलती रहती थी। लेकिन उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में फर्क ये है कि वहां पर हमने उसे ग्राफिकली सॉल्व करना होता था, तो हमें 3 वैल्यूज लेनी होती थी, और इस क्वेश्चन में हमने इन्हें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो कुछ चेंज है, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम पहले इक्वेशन को देखते हैं जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई। जैसे ये थी पहली इक्वेशन, ये थी दूसरी इक्वेशन। अब ये जो हमने पहली इक्वेशन से सॉल्व करा तो हमने x की वैल्यू निकाली। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा उसे इक्वेशन नंबर 2 में ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 के अंदर कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एंड वाइसा वर्सा, अगर हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके कोई वैल्यू निकाली है तो उसको हम इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये गोल्डन बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है। मैं क्लियरिटी के लिए इसे लिख देता हूं इक्वेशन 3। अब ये जो हमने थर्ड इक्वेशन है ये फर्स्ट से बनाई है, तो हम फर्स्ट के अंदर तो नहीं डाल सकते, हम इसे डालेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो पुटिंग 3 into 2 या कह लीजिए पुटिंग इक्वेशन 3 into इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, माइनस वाई वैसे का वैसा इज इक्वल टू 4। मैंने x की जगह x की वैल्यू डाल दी, बाकी क्वेश्चन को मैंने वैसे का वैसा कॉपी कर लिया। अब देखिए आगे सॉल्व कैसे होगा। 14 वैसे का वैसा माइनस वाई माइनस 2y इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y क्या हो जाएगा, 4। अब ये प्लस 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस 14, प्लस 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 क्या होता है बेटे, माइनस 10। तो y हो जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2। या फिर आपको अगर दूसरा तरीके से करना है कि हम माइनस को माइनस से यहाँ काट देते हैं, थोड़ा बच्चों को ऐसे इजी लगता है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, 1 2 3 जिस मर्जी में डाल दो। तो अगर मैं थर्ड के अंदर डालता हूं, आपको मैंने बोला कि चाहे तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो x आ जाएगा 14 माइनस y की वैल्यू है 5, तो x आ गया 9। दिस इंप्लाइज x है 9 और y है 5। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग ये वाला स्टेप नहीं लिखते अलग से जिसमें आपने क्लियरली सॉल्यूशन बताया नहीं है कि आपने क्या निकाला है, तो आपका हाफ मार्क्स बोर्ड में कट सकता है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू से अलग से लिखना, हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जहां जहां पर हमारे मार्क्स कट सकते थे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आप कॉपी कर दीजिए पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर। तो फोर्थ पार्ट है जैसे कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहां पर ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया कि ये डेसिमल का क्वेश्चन है। बच्चों को यूजुअली डेसिमल के क्वेश्चंस या फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है एक बार करके देखते हैं। अब यहां पर हम एक चीज कॉमन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तीनों ही। पहली इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद एक एक नंबर है और सेकंड इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद एक एक नंबर है। तो मैं इसको यूं कैसे कर सकता हूं कि मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है जी, हमें इक्वल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप इसे कॉपी करिए। इसी इक्वेशन को चाहे तो करने का एक दूसरा तरीका होता है, मैं आपको वो भी यहां साइड में करके दिखा देता हूं। आपको जोन सा तरीका इजी लगे, जोन सा तरीका कन्वीनियंट लगे, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो क्या होगा। अब यहां पर था ये 0.2x, तो इसे मैं नॉर्मल डेसिमल को हटा देता हूं। डेसिमल की जगह 1, एक नंबर है 1 0। अगेन डेसिमल की जगह एक नंबर है 1 0 इज इक्वल टू 1.3। अगेन ये 13/10 हो गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 10 एलसीएम आ गया, 2x प्लस 3y। अगेन आपको पता है हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 2x 2x, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3y 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अगेन आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों में से जोन सा मेथड आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी। तो आप जिस मर्जी तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को अब कंटिन्यू करता हूं। अब हमारी ये जो दो इक्वेशंस हैं, मैं या तो इन्हें अब इक्वेशन 1 और 2 लिख लेता हूं, या तो पहले इसका भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी। वैसे तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहां पर हमने रेशियोज को कंपेयर नहीं करना। तो जैसे पहली इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y, x आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई इक्वेशन 3। अब बच्चों हमने ये जो इक्वेशन 3 बनाई है, ये क्या यूज करके बनाई है, इक्वेशन 1। तो ऑब्वियस सी बात है हम इक्वेशन 1 के अंदर तो डालेंगे नहीं इसकी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। हम ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन कराई थी वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगेन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम यहां पर x की वैल्यू डालते हैं। 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 जा 2 2 जा
2 इंटू 13 26, 2 इंटू -3y -6y प्लस 5y वैसे का वैसा इज इक्वल टू 23। 26 -6y प्लस 5y क्या है -y इज इक्वल टू 23। तो -y आ जाएगा 23 प्लस 26 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके -26। तो -y आ गया -3, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 3, y आ गया 3। अब हम इस y की वैल्यू जो 3 आई है इसे थर्ड में डाल देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, x है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, ये आ गया 2। फिर अगेन जैसे आपको समझाया था हमने फाइनल आंसर्स को जरूर लिखना होता है। तो x आया हमारा 2 और y आया था हमारा 3। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे सॉल्व किए जाती हैं इक्वेशंस। अब एक हम क्वेश्चन 5th पार्ट कर लेते हैं जो कि रूट वाला है। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। आप पहले ये कॉपी कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, जो कि है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आइए पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x हो जाएगा माइनस √3y, x हो जाएगा माइनस √3, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, y वैसे का वैसा। x की वैल्यू आ गई माइनस √3 अपॉन माइनस √2, या फिर आप कह लीजिए माइनस √3y अपॉन √2। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 x की वैल्यू थी माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यही थी। एक बार यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू माइनस √3 हो जाएगा माइनस 3y अपॉन √2 वैसे का वैसा माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √2 एलसीएम, √2 को √2 से डिवाइड किया 1 इंटू माइनस 3y माइनस 3y, माइनस मैंने पहले लिख दिया। √2 को 1 से डिवाइड किया √2 इंटू √8 √16 y वैसे का वैसा। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3y माइनस 16 का रूट होता है 4, y वैसे का वैसा अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू
जीरो, रूट टू डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, -7y इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इंटू रूट टू इज 0, तो y आ जाएगा 0 अपॉन -7 विच कम्स एज 0, तो y आ गया 0। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, मैं जानबूझ के इस बार फर्स्ट इक्वेशन में डलवा रहा हूं क्योंकि हर बार थर्ड में नहीं, आपको यह दिखाना है कि जैसे मर्जी जिस मर्जी इक्वेशन में डाल दो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x प्लस √3, y की जगह y की वैल्यू हमने 0 डाल दी, √2x प्लस √3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 0, √2x आ गया 0, x आ जाएगा 0 अपॉन √2, x की वैल्यू आ गई 0, तो दिस इंप्लाइज x भी 0 है और y भी 0 है। क्लियर? तो हमने देख लिया, हमने रूट वाला क्वेश्चन भी करके देख लिया, डेसिमल वाला क्वेश्चन हमने जो करना था वो भी कर लिया। अब जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें नॉर्मल एलसीएम लेके पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। इन केस दिक्कत आती है तो अगेन मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसको दिक्कत आए अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिए, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको कोई चीज लाइव समझनी है आप वीडियो कॉल कीजिए, आपको वो चीज क्लियर कर दी जाएगी। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स हम। इसमें कहता है कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है, यानी कि हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद हमें बाद में एक तीसरी इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसके अंदर हम x और y की जब वैल्यूज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू निकल आएगी। तो मेरे ख्याल से बेटे इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी आती हैं तो हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे पहले, और बाद में जो थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 उसमें हम m की वैल्यू निकालने के लिए x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं और आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब ध्यान रखना क्योंकि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों क्लियर कर चुका हूं तो मैं यहां पर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बना दूंगा, उसके बाद सॉल्व आप खुद ब खुद करेंगे, घर पे करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर्स मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप हमेशा की तरह अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं बच्चों, ये कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बाद में उनके सॉल्यूशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो आइए इक्वेशंस हम बनाते हैं, सॉल्व आप खुद करेंगे, राइट? क्योंकि आप कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। इन केस आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप पूछ लीजिएगा। देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 26। मैं मान लेता हूं लेट द बिगर नंबर या फिर लेट द लार्जर नंबर बी x और स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता हूं y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमेशा बड़े में से छोटा निकालते हैं हम। बड़ा नंबर है x, छोटा नंबर है y, तो इसका डिफरेंस क्या है 26 है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1।
अगली इक्वेशन में क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा नंबर है वही 3 गुना ज्यादा होगा छोटे नंबर से। तो बड़ा नंबर है x, ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है छोटे नंबर से, तो x इज इक्वल टू 3y। हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। आप क्या करेंगे, पहले पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को उसे थर्ड इक्वेशन मान के सेकंड के अंदर हम पुट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा x और y निकालने के बाद हम आंसर इसी फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर लार्जर नंबर है x, जो x की वैल्यू होगी, स्मॉलर नंबर है y, तो y की वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है बच्चों। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिसका सम 180 डिग्री होता है, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो मैं मान लेता हूं लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम हमें इन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो हमने सबसे पहली इक्वेशन बना ली। फिर दूसरी इक्वेशन में क्या करें बच्चों, कि जो एंगल्स है, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई है 18 डिग्री, x माइनस वाई है 18 डिग्री। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने पहले 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी 3800 रुपीज की। बाद में उसी कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 रुपीज की खरीदी। बताओ एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। आइए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। बैट और बॉल की कीमत की बात कर रहा है, हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट है ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है ₹Y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है हमें, 7 बैट्स यानी कि 7x और 6 बॉल्स यानी कि 6y, इनकी कीमत क्या है 3800 रुपीज है। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहता है कि उसने 3 बैट यानी कि 3x और 5 बॉल्स खरीद ली 5y, और ये मिला के कितने की है 1750 रुपीज की। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। एकदम इजी, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए। फिर हम करते हैं 4th, 5th और 6th पार्ट को। ध्यान रखिएगा वो तीनों क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बेशक इजी हो, मुश्किल हो, इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, हर क्वेश्चन को समझना, क्योंकि कई बार पेपर इजी सेट किया जाता है तो हमें उन क्वेश्चंस भी को भी करना आना चाहिए, और कई बार पेपर डिफिकल्ट सेट किया जाए तो हमें हर तरीके से
प्रिपेयर रहना है। ये कॉपी कीजिए, फिर हम आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखें। क्या कहता है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। जो एक टैक्सी का किराया है एक सिटी में, वो किस प्रकार से है? एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज है जितने किलोमीटर आपने टैक्सी में ट्रेवल किया। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X and charge per kilometer be ₹Y। मैंने फिक्स चार्ज को मान लिया ₹X और चार्ज पर किलोमीटर को मान लिया ₹Y। अब देखो क्या कहते हैं हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में कि अगर हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें 105 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। 10 किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो फिक्स चार्जेस तो सेम है, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और 10 किलोमीटर यानी कि 10 × y, तो इसकी जो हमें टोटल फेयर, टोटल किराया देना पड़ रहा है वो है 105 रुपए, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस 10 किलोमीटर के चार्जेस इज इक्वल टू ₹105। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमने 15 किलोमीटर की जर्नी करी तो हमें 155 रुपीज पे करने पड़े। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस 15 किलोमीटर के चार्जेस इज इक्वल टू ₹155। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर एंड में देखो हमसे मांग क्या रहा है। एक तो कह रहा है कि फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर बताओ, वो तो हम निकाल लेंगे सॉल्व करके, और बाद में एक चीज हमसे अलग से मांग रहा है कि बताओ कितने पैसे एक बंदा पे करेगा अगर उसने 25 किलोमीटर ट्रेवल करा। तो जब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो एंड में हमें आंसर निकालना है x + 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर का जो चार्ज होगा, फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, 25 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर लगेगा। x और y की वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट, जो टोटल फेयर आएगा वो निकल आएगा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें कहता है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. What is the fraction या find the fraction? फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैं सबसे पहले अज्यूम कर देता हूं लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर को मैं मान लेता हूं y। तो हमें पता है फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में एक एक करके ये क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाएगी। फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी। कब बनेगी? when 2 is added to both numerator and denominator। हमने न्यूमरेटर में यानी कि x में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर यानी कि y में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन गई 9/11। आई रिपीट, न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन गई 9/11। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसे इजी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से। तो यह हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x प्लस 9y इधर जाके माइनस 9y प्लस 22 उधर जाके माइनस 22। तो इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं हमसे। सेकंड प्रॉब्लम में कहता है कि अगर हम 3 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। अगर हमने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसे हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉपी कर लीजिए। फिर हम लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम वो करते हैं। आइए लास्ट पार्ट देखें। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year hence, hence का मतलब होता है बाद में। 5 साल बाद जेकब की एज 3 गुना ज्यादा हो जाएगी अपने बेटे की एज से। 5 years ago, 5 साल पहले जेकब की एज 7 गुना ज्यादा थी अपने बेटे से। बताओ दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक जेकब की एज की, एक जेकब के बेटे की एज की। मैं मान लेता हूं लेट जेकब्स प्रेजेंट एज है x ईयर्स और जेकब के बेटे की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। एक एक करके दोनों इक्वेशन को आराम से समझते हैं। हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा था 5 साल बाद अगर हम इजीली तोड़ तोड़ के आराम से समझते हैं। 5 साल बाद जेकब की एज होगी x प्लस 5 और जेकब के बेटे की एज होगी y प्लस 5। राइट, ये बात समझ में आती है। आज अगर मैं 10 साल का हूं तो 5 साल बाद में 10 प्लस 5 15 ईयर्स का हूंगा। आज अगर मैं 25 साल का हूं तो 5 साल बाद में 25 प्लस 5 30 ईयर्स का हूंगा। इसलिए प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड कर देंगे तब हमारी 5 साल के बाद की एज निकल आएगी। अब यहां क्या कह रहा है 5 साल बाद जेकब कह रहा है कि जेकब की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी जो उसके बेटे की एज उस समय होगी। आज जेकब की एज है x, उनके बेटे की एज है y। 5 साल बाद जेकब की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उनके बेटे की एज हो जाएगी y प्लस 5। अब क्या कह रहे जेकब कि 5 साल बाद मेरी जो एज होगी वो मेरे बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा होगी जो उनकी उस समय एज होगी। तो उस समय उनके बेटे की एज होगी y प्लस 5 और जेकब की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। यानी कि x प्लस 5 क्या होगा 3 टाइम्स y प्लस 5। आई रिपीट, जेकब की एज 5 साल बाद क्या होगी
जो उसके बेटे की एज 5 साल बाद है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी। और हमेशा हम जिससे बड़े होते हैं हम उसकी एज को प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर जेकब अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो रहा है तो बेटे की एज को 3 गुना करेंगे। हमेशा ध्यान रखना अपनी एज को 3 गुना नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी एज बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, तो बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एज निकल आएगी। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 5 साल पहले, अब वही 5 साल पहले जेकब की एज होगी x माइनस 5 और उनके बेटे की एज हो जाएगी y माइनस 5। अगेन आज अगर मैं 40 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था, 40 माइनस 5 35। तो जब हमने 5 साल पुरानी एज निकालनी है तो हम प्रेजेंट एजेस में से 5 इयर्स माइनस कर देंगे। अब ये क्या कहते हैं जेकब कि 5 साल पहले मैं अपने बेटे की एज से कितना गुना ज्यादा बड़ा था, 7 गुना ज्यादा बड़ा था, जो उनकी एज 5 साल पहले थी। अगेन 5 साल पहले जेकब की एज है x माइनस 5, उनके बेटे की एज थी y माइनस 5 और जेकब की एज उस समय अपने बेटे की एज से 7 गुना ज्यादा बड़ी थी। तो जो बेटे की एज 5 साल पहले थी उसको हम 7 गुना कर देंगे, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिस्टर जेकब की एज उस समय की निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे इजीली सॉल्व कर देंगे। तो बेटे आज के लिए क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नई एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन माइंडेड, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करके रखेंगे, इररिस्पेक्टिव वो पार्ट हमने क्लास में कवर किया था या नहीं किया था। और इस एक्सरसाइज से पहले वाले सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम अटेम्प्ट करके रखेंगे। करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ओके बेटा, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।